अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज। हम आज अपने प्रोग्राम में एशिया कप पर और डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान विल नाउ प्ले हांगकांग in a match which Pakistan has to win to qualify for the final four। आज नजर डालेंगे कि क्या पिछले मैच की शिकस्त के बाद पाकिस्तान को अपनी लाइनअप चेंज करने की ज़रूरत है, और जो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पर जो इतनी तनकीद होती रही है, क्या पाकिस्तान इस वक्त को उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढ सकता है। अपने प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि आज हांगकांग पे भी बात करें, क्योंकि जो हांगकांग की पिछली परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट इंडिया, वो 40 रन से हारे ज़रूर, लेकिन दे स्टिल वन अ लॉट ऑफ प्लॉडेड। सो आज इन तमाम तर बातों पर हम नज़र डालेंगे। उसके अलावा PFF के मैटर्स भी हैं एंड विल ऑल्सो टेक योर ट्वीट्स। मेरे साथ मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह दी एवर लवली रेहानुल हक। रेहान, आज मैं इसलिए इतना एक्साइटेड हूँ इस शो पर क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप हांगकांग के बारे में बात करें ना, हांगकांग क्रिकेट के बारे में, तो रेहान के चेहरे पर वो मुस्कुराहट होती है जैसे आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में बात कर रहे हो। क्योंकि रेहान was, I believe, well, you were at the Hong Kong T20 League for 2 years, if I'm not mistaken. Yes. और ये जो तमाम प्लेयर्स हैं, बाबर हयात हो गए, नज़ाकत खान हो गए, ये सारे आपके साथ आपकी टीम में रह चुके हैं, करेक्ट? बाबर wasn't in the team, but mostly जो हांगकांग की टीम है, इनके साथ किसी ना किसी मौके पर वो रहे हैं मेरी टीम में। और बल्कि जब भी रेहान ने कुछ ऐसी जगहों पर आई थिंक जब कंसल्टेंसी दी है जहाँ पर आपने 11th में एसोसिएट प्लेयर्स भी डालने होते, तो आई बिलीव रेहान इज़ ऑलवेज शॉर्ट लिस्टेड एट लीस्ट सम ऑफ दीज हांगकांग प्लेयर्स। लेकिन चलते हैं कुछ पाकिस्तान टीम से रिलेटेड, इस पर बात करेंगे। कल हांगकांग ने मैच खेला और उसमें काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस हमें नज़र आई अगेंस्ट इंडिया। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये वाली बात भी करता चलूँ कि हमने अपने शोज़ में बहुत ज़्यादा बात की है कि इंडिया अब एक नई अप्रोच के साथ खेल रहा है जिसमें बहुत अग्रेसिव होगा, लेकिन जब आप पावर प्ले के 5 ओवर में उसी तरह 38-36 कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा डॉट बॉल्स कंज्यूम कर रहे हो, तो पता चलता है कि जिस तरह वो माइक टायसन ही कहते हैं कि एवरीवन हैज़ अ प्लान टिल दे गेट पंच्ड इन द फेस। वही वाली बात है कि एवरीवन इन क्रिकेट हैज़ अ प्लान टिल दे फेस अ फ्यू बॉल्स ऑन द पिच एंड ऑन द सर्फेस, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो। लेकिन उससे अगर हम साइड पर रखें तो हांगकांग की ओवरऑल परफॉर्मेंस ख़ास तौर पर बैट के साथ बहुत ही इम्प्रेसिव रही। तो क्या पाकिस्तान के लिए ये एक स्लिपरी बनाना स्किन हो सकती है? यस, डेफिनेटली हो सकती है। लेकिन अगर आप कल इंडिया के मैच की बात करें, हमने बार बार बात की, इंडिया ने अपनी अप्रोच जो है वो चेंज की है और इंडिया जो है वो टॉप से अटैक करता है। उनके पावर प्ले नंबर्स हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। 2021 और 22 का अगर डेटा कंबाइन करें तो आपको नजर आएगा कि इंडिया का जो टॉप 3 है उसका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है इन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट। हाउएवर अगर आप 2021 निकालें और 2022 में डिफरेंस निकालें, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द 2 ईयर्स। नाउ द रीज़न फॉर दैट इज़ कि इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये रही है कि इनका जो करंट टॉप 3 है, ये इकट्ठे टॉप 3 बहुत कम खेला इस साल। उसकी वजह यह है KL राहुल की कभी इंजरी, कभी कोविड का इशू रहा है, विराट कोहली जो है वो रेस्ट कर रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम या शर्मा खेल रहे होते थे और शर्मा के साथ जो है हुदा ने ओपनिंग की, सूर्या कुमार यादव को चांस मिला, ऋषभ पंत भी उनने भी ओपन किया एंड उनका टॉप 3 जो काफ़ी शफल करता रहा। तो दैट वाज ऑलमोस्ट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि उनका जो इस्टेब्लिश टॉप 3 है उसकी जगह कोई और खेल रहा था। ऑल 3 ऑफ देम आर रियली गुड प्लेयर्स। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि इसमें ये डाउट नहीं कि वो कितने अच्छे प्लेयर हैं, पर तीनों इकट्ठे खेलें जब, तो फिर टीम के लिए थोड़ा इशू हो सकता है। दैट इज़ वाई इंडिविजुअल से ऊपर हमेशा टीम आनी चाहिए। द टीम कम्स फर्स्ट। तो अनलेस ये थोड़ी अपनी अप्रोच चेंज करेंगे तो दिस माइट बी एन इशू। इंडिया के साथ सेम प्रॉब्लम थी बिटवीन 2011 एंड 2019 वनडे वर्ल्ड कप, जहाँ पे उनका टॉप 3 स्कोर पे स्कोर करी जा रहा था, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर कभी डेवलप इसलिए नहीं हुआ कि उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली ज़्यादा बॉल्स खेलने की या ज़्यादा सेटल होने की। एंड व्हेन इट केम टू वर्ल्ड कप, जब उनका टॉप ऑर्डर आउट होता था तो उनको पता ही नहीं था इसके बाद करना क्या, बिकॉज पीपल हु आर कमिंग इन टू बैट आफ्टर द टॉप 3 डिड नॉट हैव इनफ एक्सपीरियंस। इस इंडिया टीम में है कि उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो इतनी क्रिकेट खेला है, इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका हुआ है कि दे कैन रिकवर फ्रॉम दैट, एंड वी सॉ दैट विद सूर्या कुमार यादव। बट इट इज़ एन इशू विद इंडिया कि जब ये टॉप 3 खेल रहा होगा तो या तो उनको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी या बैटिंग ऑर्डर शफल करना। अगर मैं यहाँ पर एक एनालॉजी फुटबॉल से करके दूँ तो रेहान, आपको याद है जो सारी तनकीद होती थी लैम्पार्ड और जेरार्ड को इकट्ठे खिलाने वाली, आई थिंक काफ़ी हद तक ये वही सिचुएशन है फॉर इंग्लैंड। आपने मिडिल ऑर्डर की डेवलपमेंट की बात की एंड दैट गिव्स मी द परफेक्ट सेगवे टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। और पाकिस्तान का इस वक्त, हमने पिछले मैच में खैर हमने रिव्यू शो तो किया जिसमें हमने बात की कि टॉप ऑर्डर ने ठीक है बॉल कंज्यूम वगैरह तो की थी, लेकिन फिर हमने देखा कि दोनों टीम्स में ये डिस्कशन भी हुई कि ज़्यादा मार्जिन नहीं था एज फार एज सर्टन थिंग्स वर कंसर्न। बट लेट
एंड लेट्स एनालाइज पाकिस्तान बैटिंग अ लॉट मोर, और उसमें ज़रा थोड़ा सी डिस्कशन करते हैं कि अगर पाकिस्तान ने इस मैच के अंदर उतरना है तो व्हाट शुड दे बी ट्राइंग टू करेक्ट, क्योंकि आई नो कि ये स्लिपरी स्किन हो ज़रूर सकती है पाकिस्तान के लिए, लेकिन लेट्स बी फ्रैंक, पाकिस्तान विल बी प्लेइंग विद द मैच ऑन संडे इन देयर माइंड। एब्सोल्युटली। और ये जो हम अभी एक्सप्लेन करने लगे हैं, ये दिस डजंट नेसेसरीली अप्लाई टू यूएई। ये पूरे अगर आपने प्लानिंग करनी है वर्ल्ड कप के लिए और आगे अपनी इंटरनेशनल T20 टीम के लिए, तो दिस अप्लाइज टू दैट। अगर आप ओवर द लास्ट 2 years सिंस द स्टार्ट ऑफ 2021 देखें और परसेंटेज ऑफ रन्स देखें स्कोर्ड बाय द टॉप 3 ऑफ एवरी टीम, तो पाकिस्तान की जो बॉल्स फेस्ड है बाय टॉप 3, पाकिस्तान तकरीबन 69% ऑफ द बॉल्स दैट आर फेस्ड इन द एंटायर इनिंग्स आर फेस्ड बाय द टॉप 3। अब जब टॉप 3 जो है वो आपका 69% के करीब बॉलिंग खेल रहा है, जिसका मतलब है कि वो 82 से 83 बॉल्स के दरमियान में जो बैटिंग कर रहा है। अब इससे क्या होता है कि अगर 82-83 बॉल्स वो ले रहे हैं तो बाकी इनिंग्स में टोटल 36-37 बॉल्स बचती हैं, यानी 6 ओवर। अब उस 6 ओवर में आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जो नया बैटर आएगा वो आते ही स्कोर करना शुरू कर देगा, उसकी एवरेज भी बहुत ज़्यादा होगी, उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत ज़्यादा होगा। एवरेज तो ज़्यादा होने का सवाल पैदा ही नहीं होता, बिकॉज व्हेन यू हैव 36 बॉल्स एंड यू नीड टू अटैक इन दोज बॉल्स, तो आपकी एवरेज नीचे आएगी। अब दूसरी बात आती है कि अच्छा चलो एवरेज नीचे आ रही है तो स्ट्राइक रेट क्यों नीचे आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि मतलब ये हम आपके सामने स्क्रीन पर नहीं रखा भी हुआ है ताकि आप ये कंपैरिजन देख सकें, बिकॉज इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड द सेकंड प्लेस टीम विच इज इंडिया एट दिस स्टेज। मतलब ये भी चीज़ हाईलाइट करने की जरूरत है क्योंकि नंबर 2 और नंबर 7 में इतना डिस्टेंस नहीं है कंपेयर टू द डिफरेंस। एग्जैक्टली। सो पाकिस्तान इज इन सारी T20 टीम्स जो है, ये टेस्ट प्लेइंग नेशंस का डेटा है, सो इसमें अगर आप सारी T20 टीम्स देखें तो पाकिस्तान उन सब का बहुत कम डिफरेंस है। पाकिस्तान एक आउटलायर इसमें आपको नजर आता है, जिसकी वजह से ये कि 82-83 बॉल्स जो मैं पहले कह रहा था ले रहे हैं। और अगर आप स्ट्राइक रेट्स देखें, व्हिच आल्सो मींस पाकिस्तान इज हेवीली, सम अप करूं, पाकिस्तान इज हेवीली रिलायंट ऑन द टॉप 3, मतलब इस ग्राफ के ऊपर तो एटलीस्ट आप ये वाली चीज कर देंगे। आई एम नॉट सेइंग देखिए हेवीली रिलायंट इसलिए क्योंकि जब आप इतनी बॉल्स कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप हेवीली रिलायंट होंगे, जिसका ये मतलब है कि अब आपको देखना है कि स्ट्राइक रेट कितना है। ठीक है, तो अगर आप स्ट्राइक रेट वाले टेबल के ऊपर आ जाएं तो अगर आप स्ट्राइक रेट देखें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ बॉल्स फेस तो पाकिस्तान नंबर 1 पे है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट पाकिस्तान जो है वो नंबर 5-6 के करीब आता है। और आई नो इसमें ऑस्ट्रेलिया नीचे आ रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का टॉप 3 जो है अगर वो आउट हो जाता है, उनके जो मिडिल ऑर्डर है उसके पास इतना टाइम होता है कि वो 10-15 बॉलें ले 10-15 बॉलों के बाद वो अटैक करते हैं। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड लोग कहते हैं कि जी अच्छा एवरेज नीचे है मिडिल ऑर्डर की तो स्ट्राइक रेट क्यों नीचे है। स्ट्राइक रेट इसलिए नीचे है कि आप जितना मर्जी डेटा एनालिटिक्स कर लें, आप कोई भी प्लेयर हो, एनी प्लेयर इन द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 एक्सेप्शंस, उसका पहली 5 से 10 बॉलों पे कम स्ट्राइक रेट होता है, 10 बॉलों के बाद उसका स्ट्राइक रेट इंक्रीज करता है। तो जब आपके जो नंबर 4, 5, 6, 7 के पास 37 बॉलें कंबाइंड बची हों तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आते ही स्कोर करना शुरू कर दें। इट विल हैपन वंस, इट विल हैपन ट्वाइस, इट विल हैपन 3 times आउट ऑफ 10, इट विल नॉट हैपन इन एवरी इनिंग्स बिकॉज बॉलें कम मिल रही हैं। अब अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर यहाँ पे भी दे दूँ, एक और वजह जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया नीचे है यहाँ पे प्रॉब्ली वो ये भी है कि अगर हमें याद हो तो ऑस्ट्रेलिया का कोई इतना अच्छा रन नहीं चला था टिल द वर्ल्ड बिकॉज दे वर एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट, सो आई मीन दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस। कुछ ऐसे प्लेयर्स खेले थे जो कन्वेंशनली उस तरीके से वो तो T20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी पूरी टीम खिलाते ही नहीं है, वैसे ही नहीं खिलाते, वेरी रेयरली डू दे प्ले देयर फुल स्ट्रेंथ टीम। या सो यू वर सेइंग सो जो अब इसमें ये बात आती है कि हाउ डू यू डेवलप लॉन्ग टर्म। सो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत ये है कि आपका जो भी मिडल ऑर्डर है, या तो उनमें से किसी को आप ऊपर टॉप 3 के अंदर बैटिंग करके थोड़ा टाइम दें खेलने के लिए, या आप अपनी थोड़ी सी अप्रोच चेंज करें। दिस डज नॉट मीन पाकिस्तान इज़ नॉट अ सक्सेसफुल T20 टीम। पाकिस्तान बहुत सक्सेसफुल T20 टीम है पिछले 2 साल में भी, लेकिन पाकिस्तान विन्स मोस्ट ऑफ देयर मैचेस बाय आउट बॉलिंग दी ऑपोजिशन। आउटलायर्स आपको मिलेंगे इस तरह के जिसमें पाकिस्तान आउट बैट किया ऑपोजिशन को। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका अगेंस्ट बाबर और रिजवान की एक्सेप्शनल पार्टनरशिप, देयर वाज एन इनिंग्स बाय फखर विच वन पाकिस्तान मैच। वो आपको आउटलायर्स मिलेंगे बैटिंग के अंदर। बॉलिंग के पाकिस्तान मोस्टली आउट बॉल्स दी ऑपोजिशन। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग हेयर इज कि अक्सर लोग बात करते हैं कि अगर टॉप 3 जल्दी आउट हो जाए तो मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं करता। पाकिस्तान रफली स्कोर्स द सेम नंबर ऑफ रन अगर टॉप 3 जल्दी आउट होता है, और रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर आते हैं। एंड लास्टली आप कहते हैं जी व्हाट हैपन्स इफ इन अ बिग मैच योर टॉप 3 डजंट फायर, व्हाट विल हैपन। पाकिस्तान इन द लास्ट T20 वर्ल्ड कप, जो कि आप बिग मैचेस जिसको कहते हैं, ऑल द बिग मैचेस आर आउटलायर्स, आर नॉट सैम्पल साइजेस, लेकिन उसके अंदर जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और इंडिया को मैच हराए थे, उन दोनों में आप अपने मिडिल ऑर्डर की कंट्रीब्यूशन देखें। उसमें शोएब मलिक, आसिफ अली
contributed in the win against New Zealand, contributed again in the win against Afghanistan. So in against India, yes, the top two 152 किया था, 152 for 0 chase कर लिया, लेकिन if you want to develop your middle order long term, there have to be changes in approach. Otherwise आपकी फिर अगर ये अप्रोच से आप खेल रहे हैं तो फिर हेवीली रिलायंट हो जाता है. फिर आप ये नहीं कह सकते कि द डे इट रैंडमली फॉल्स ऑन द मिडल ऑर्डर इज द डे दे नीड टू स्टेप अप. सो वेल थ्योरेटिकली आपका मिडल ऑर्डर तभी डेवलप होगा अगर आपके ऊपर वाले आउट होंगे. हम ये नहीं कह रहे कि आउट हो जाए, हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप ज़रा अग्रेसिव खेलें, रिस्क free, मतलब you can play with a little more risk. I think that's what we're saying. This is not a criticism on any individual. This is not a criticism on any. Babar Azam is a top quality player. Rizwan is a top quality an amazing player. Fakhar is a top quality player. And we have seen जब 200 का टारगेट हो तो वो तीनों अपनी अप्रोच चेंज कर सकते हैं. और हमने देखा जब वो चेस कर रहे हो, it becomes much easier for them. It is batting first where the problem arises. अच्छा रेहान, जो सवाल जहाँ से शुरू हुआ था वो ये है कि अब इस वक्त हांगकांग के खिलाफ मैच होने लगा है. आपने मिडल ऑर्डर में काफ़ी लंबी हमें डिटेल कॉन्वर्सेशन यहाँ पे बताई ज़रूर. क्या ये मैच ऐसा है जहाँ पर हैदर अली कैन बी ब्रॉट बैक इनटू द टीम फॉर एन अपॉर्चुनिटी, या आपको लगता है कि पाकिस्तान थिंक टैंक जिस तरह यूजली सोचता है कि इतना क्लोज मैच था, लेट्स गिव दीज गाइज अ रन. एक अगर पॉसिबिलिटी कोई सवाल उठ सकता है, वो एक पॉसिबल सवाल ये उठ सकता है कि क्या पाकिस्तान को अपने मिडल ऑर्डर में कोई चेंज करने की ज़रूरत है. और दूसरा सवाल ये हो सकता है कि डू यू थिंक दे नीड टू ब्रिंग इन एक्सपीरियंस एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न. ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल ट्विटर पर आ रहा है क्योंकि आई थिंक दिस इज एन अनफेयर क्वेश्चन आफ्टर द वे द बॉलिंग परफॉर्म इन द प्रीवियस गेम. बट स्टिल आई थिंक पहली चीज़ तो इसमें यह है कि आपने मिडल ऑर्डर में चेंजेस की बात की. एक चीज़ जो हमने सूर्या कुमार यादव की इनिंग्स देखी है, हम कहते हैं इंडिया का मिडल ऑर्डर जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. उसकी एक वजह ये भी है कि इंडिया को ये रियलाइज़ हुआ कि ऊपर जो बॉलें वो ज़्यादा खेली जाती हैं, तो व्हाट दे डिड वाज कि सूर्या कुमार यादव हो गए, ऋषभ पंत हो गए, इवन रविंद्र जडेजा हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, इनके टॉप 4 में इनको ज़्यादा बारियां देना शुरू कर दी इन बायलैटरल सीरीज़. जब मेजर एशिया कप वगैरह आया तो दे वेंट बैक टू द टॉप 3. बट नाउ बिकॉज उनका मिडल ऑर्डर ने इतनी बॉलिंग खेल ली हैं, इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली है और इतना उनको टाइम मिडल में मिल गया, तो दे कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली. अब आप बात करें चेंज की, मैं चेंज की बात कर जरूर रहा हूँ लेकिन ब्रेक के बाद. वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पूछेंगे कि क्या 11 में कोई चेंजेस होनी चाहिए या नहीं, एंड कौन से ऐसे खिलाड़ी हांगकांग के जिन पर हमें नजर रखने की जरूरत है. देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज. वील बी राइट बैक. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़. ब्रेक पे जाने से पहले हम बहुत ज़्यादा डिटेल और लिटरली नर्डी लेवल पर जाकर एनालिसिस दे रहे थे ऑफ पाकिस्तान मिडल ऑर्डर और कैसे डेवलप करने की ज़रूरत है. अब ज़रा थोड़े से अवामी सवाल और अवामी कॉन्वर्सेशन करते हैं. उसमें सबसे पहली तो ये कि क्या पाकिस्तान को कोई चेंज करने की ज़रूरत है. क्वेश्चन नंबर 1, आप सूर्या कुमार यादव वगैरह का एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे डेवलप किया. बायलैटरल के अंदर आपने कहा उन्हें ज़्यादा चांसेस हैं, तो इस वक्त कल के मैच के लिए एटलीस्ट आप ज़रा बताएं. देखें, अगेन वही मसला होगा कि अगर आपने फिर किसी को मिडल ऑर्डर से चेंज करके फिर ले आए तो फिर आपने उसको इनफ सैम्पल साइज ऑफ रन नहीं दिया और फिर आप वही बातें करेंगे. मेरी नज़र में हैदर शुड हैव बीन पार्ट ऑफ पाकिस्तान T20 प्लान्स लॉन्ग टाइम अगो. उसका 2021 इतना अच्छा नहीं गया. उसके बावजूद अगर आपको स्पिन का ओवरऑल रिकॉर्ड देखना है, हैदर कैन बी डेवलप्ड इनटू दैट. तो अब इंटरेस्टिंग होगा, या अगर आपने नहीं ड्रॉप करना देन नवाज़ और शादाब को आपको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा. आपको उनको थोड़ा ऊपर बारी करवानी पड़ेगी अगर स्पिनर लगे हैं, मैचअप्स खेलें. और शादाब और नवाज़ की जो बैटिंग वो है अगर आप सो बेसिकली ये नहीं है कि रैंडमली हो रहा है कि शादाब और नवाज़ को प्रमोट कर दिया. नवाज़ रेगुलरली अपनी जो डोमेस्टिक टीम है उसके लिए T20 नेशनल T20 कप में लास्ट ईयर ही वाज प्रमोटेड अप द ऑर्डर फ्रॉम 3, 4, 5, 6 डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. शादाब सिमिलरली PSL के अंदर अपनी डोमेस्टिक टीम के अंदर दोनों के अंदर वो नंबर 3, 4 के ऊपर भी खेल चुके हैं, 6 पे भी, 7 पे भी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, 3 पे भी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. तो ये कोई रैंडम अप्रोच नहीं है. अब ये है कि अगर आपने मिडल ऑर्डर डेवलप करना है, इसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है वर्ल्ड कप से पहले, उसके बाद जो है न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ है, तो आपके पास एम्पल टाइम है इनको देने का. वो एम्पल टाइम जब आप दे रहे हैं तो आप हर मैच ये सोच के मत खेलें कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल है, फिर आपको डेवलप करने में टाइम भी देना पड़ेगा बिकॉज यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड कप. इस एशिया कप के अंदर आई सी हैदर फिटिंग इन, बट आई थिंक मैनेजमेंट चाहती होगी कि थोड़ा सा एक्सटेंडेड रन दे टू द करंट मिडल ऑर्डर. ठीक है रेहान, थोड़ा सा ये बात रेहान ने नेशनल T20
की बात की तो इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी से कि नेशनल T20 कप भी ऑफ कोर्स स्टार्ट हो चुका है और उसके कुछ मैचेस हमने देखे भी हैं। ज़बरदस्त किस्म का एटलीस्ट अभी तक स्टार्ट है, कुछ नए नाम सामने आना शुरू हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा आजकल फोकस एशिया कप पे, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि आगे चल के नेशनल T20 कप पे भी ज़रा ज़्यादा डिटेल कॉन्वर्सेशन करें। बॉलिंग रिसोर्सेज पे बात करते हैं। हसन अली का नाम बार बार आ रहा है, बल्कि टू द एक्सटेंड यहाँ तक भी एक उड़ती खबर आई थी, आई डोंट नो कितनी सच है, कि हसन अली को शायद वो पहले मैच में भी लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अप्रूवल्स वगैरह वाला कोई इशू था, डॉक्यूमेंटेशन, आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज़, क्योंकि वी प्रीटी मच फाउंड आउट that शाहनवाज धानी was playing a day earlier, so वो उसमें वो आइडिया तो हमें एटलीस्ट पता चल गया था। आई थिंक वो उड़ती ही खबर थी, बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई एम अवेयर ऑफ कि दी 11 प्रीटी मच, हमने उससे शो से पहले ही बात की थी कि यही 11 रफली नहीं, मैंने जो क्वेश्चन रेज किया था कि हो सकता है कि हसनैन को प्रेफर करें ओवर धानी। अच्छा, जल्दी से बताएं, क्या इस वक्त आपको लगता है कि बॉलिंग में कुछ चेंज करने की जरूरत है? अगेन मेरा वही क्वेश्चन है, with the 16 players 15 players that are there on tour, with that in mind, इनमें से क्या, अनलेस आपको कोई इंजरी कंसर्न है, अनलेस आप चाह रहे हैं किसी को रेस्ट करवाना, आई थिंक प्रीटी मच अगर आप दहानी की और नसीम की बात करें तो बहुत नए अपने इंटरनेशनल करियर में, तो मे बी Dhani, if he picks up a couple of wickets against Hong Kong, would be good for his confidence as well. Unless there is an injury, unless you want to rest someone, I don't see a change. चलें अब बात करते हैं हांगकांग की। कल हांगकांग ने इंडिया के खिलाफ जब मैच खेला तो उसके अंदर काफ़ी उन्होंने लोगों की अटेंशन उन्होंने ली और काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें भी उन्हें हुई। ये वाली बात अलग है कि जब पिछली दफ़ा एशिया कप में हांगकांग ने खेला था तो तब भी हांगकांग की तारीफ़ें हुई थी। तो इस वक्त हांगकांग के कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान में अपने डोमेस्टिक क्रिकेट का आगाज़ करके अब वहाँ तक पहुँचे हैं और वहाँ पर रिप्रेजेंट करें। उनमें काफ़ी खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो हु आर ऑफ इंडियन ओरिजिन ओवर देयर एज वेल। सो इट इज़ अ गुड मिक्सचर ऑफ टैलेंटेड प्लेयर्स। मेजॉरिटी सारे एमेचर्स हैं, लेकिन seeing them play the way they are playing is very very heartening. बाबर हयात की तो बात बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, अगर नहीं है तो ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली सबको प्लेयर्स के बारे में बताएं। एजाज आई बिलीव खेल चुके हैं, आई थिंक पिंडी रीजन वगैरह से शायद खेले। एजाज इज नॉट पिंडी रीजन से, ये यासिम पिंडी रीजन से खेले हुए हैं, एहसान खान भी पिंडी रीजन से खेले हुए हैं, बोथ ऑफ देम, एंड बोथ ऑफ देम प्ले फॉर द सेम रफली द सेम एरियाज एज नवाज एंड शादाब एज वेल। तो काफ़ी लिंक है पाकिस्तान क्रिकेट का इनके साथ। अगर आप ज़िशान की बात करें, ज़िशान हैज़ प्लेड डिपार्टमेंट क्रिकेट इन पाकिस्तान, और जब ज़िशान यंग थे, जो उनके 4-5 के ऊपर बैटिंग करते हैं, ज़िशान जब यंग थे, ही वाज थॉट टू बी, इवन इन पाकिस्तान ही वाज थॉट टू बी कि ये वन ऑफ द टॉप डोमेस्टिक प्लेयर्स बन सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ही वेंट टू हांगकांग लेटर ऑन। उनकी आप बाकी टीम की बात करें, यासिम इज़ एन अदर वन हु इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। स्कॉट मैकेंजी जो है उनके विकेट कीपर हैं, वो स्कॉट मैकेंजी प्लेड काउंटी क्रिकेट फॉर डरहम, हाँ वो डरहम के लिए सेकंड 11 खेल चुके हैं, कैंट के लिए सेकंड 11 खेल चुके हुए हैं। तो दिस हांगकांग टीम, अगर आप इनका डेटा निकालेंगे या रैंडमली जो है वो जाकर देखेंगे इसका, तो बाबर की फॉर एग्जांपल आप बाबर हयात की बात करें तो उसका स्ट्राइक रेट 130 से नीचे आप देखेंगे क्रिकेट इन्फो पर जाके आपको नजर आएगा, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज अ लॉट ऑफ T20 मैचेस दैट दीज गाइस प्ले डू नॉट काउंट एज ऑफिशियल T20 मैचेस। बाबर का अगर आप रिकॉर्ड देखें, इवन इन हांगकांग की जो लीग हुई थी विच वर्ंट काउंटेड एज ऑफिशियल T20 मैचेस एंड ऑल्सो इन कैनेडा एज वेल, तो ही डजंट जस्ट हिट medium pacers या जिनको आप अच्छी क्वालिटी, he hits really high quality players. On his day he can hit any player for a lot of runs and he's that quality of a player. Zishan on the other hand is similar कि अगर वो low down the order batting करने आ रहे हैं तो Zishan can score a lot of runs. He's very clever in his approach. वो ज़्यादा big hitting की जगह आप you'll see a lot of nudges, you'll see a lot of sweeps, a lot of cuts. That is the kind of player he is. The other important thing against Hong Kong is कि आपने एजाज खान की बात की, एजाज when he burst onto the scene is one of वो Hong Kong के players जिनको again Hong Kong में जो cricket community है उसके अंदर his name is big because he won Hong Kong a very crucial match in I think T20 qualifiers with bat and ball. So he's another interesting prospect. पाकिस्तान को जो देखना होगा वो ये है कि उनके जो न्यू बॉल बॉलर हैं आयुष, ही इज़ अ मीडियम पेसर हु पिचेस द बॉल इन रियली गुड लेंथ्स, और जिस तरह की हमने अभी पिचेस देखी हैं, ही made trouble some of our players, so it will be interesting to see how Pakistan tackle that. Especially खास तौर पर आजकल जब हमने देखा कि UAE में on the evidence of the matches that we've seen, there is early movement, seam and swing movement there. थोड़ी सी मुझे पता है हमने ज़्यादातर फोकस पाकिस्तान के मैचेस पे ही किया है जब से एशिया कप स्टार्ट हुआ है। जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर अफगानिस्तान कंप्लीटली डोमिनेट करती हुई आ रही है। उन्होंने पहले श्रीलंका को ढेर कर दिया और उसके बाद बांग्लादेश बहुत कन्विंसिंगली हराया। अब इस वक्त
उन्होंने तो अपनी जगह कंफर्म की हुई है इन द सुपर 4, लेकिन जो ख़ास बात नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि इस वक्त इस अफ़गानिस्तान टीम में कोई भी आपको वीक एरिया नहीं नज़र आ रहा। ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो मल्टीपल लीग्स खेल चुके हैं, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इन डिमांड हैं। इनके कुछ यंग खिलाड़ी ऐसे हैं, फजल हक फारूकी, उनका भी इस वक्त इन एक्सेस ऑफ $100,000 के कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ इन दी एमिरेट्स लीग उनके। सो ये सारे खिलाड़ी वो हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, एंड देयर इज़ क्लियर कल्चरल शिफ्ट in the Afghan dressing room with this new crop coming up. अफगानिस्तान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंसेज अच्छी दी हुई है, सो द न्यू क्रॉप इज़ एक्सपेक्टेड टू बी गुड। रिहान हम कई दफ़ा चाहते हैं रिहान हमें ना कोई क्लिक बेट हेडलाइन देना, तो रिहान ने हमें एक क्लिक बेट हेडलाइन दी, क्या 2022 अफगानिस्तान का साल होगा? तो मैंने कहा रिहान मैं फिर आपसे वही सवाल पूछता हूँ, क्या 2022 अफगानिस्तान का साल होगा? मेरे नज़र में मैंने 2021 के वर्ल्ड कप में भी कहा था कि अफगानिस्तान में सरप्राइज अ फ्यू टीम्स। मुझे लगता है कि जो उनके मुल्क में हो रहा था उसका प्रेशर, ऑल्सो it was the selection for the 2021 World Cup was so funny with this Afghanistan team. ये जो अभी आप प्लेयर्स देख रहे हैं ये कोई रैंडमली प्लेयर्स नहीं आए पिछले 1-2 साल के अंदर, या गुरबाज जो है जिनको नंबर 3 पे खिला रहे थे और वो विकेट कीपिंग भी नहीं उससे करवा रहे थे, तो आई मीन ही समन जो कि टॉप ऑर्डर के ऊपर जाकर खेलता है। वो बैटिंग करने आता पावर प्ले के बाद, ही इज़ अ पावर प्ले बैटर, टॉप 3 में भी वो खेल सकता है, नंबर 3 पे भी, लेकिन फिर यू प्ले नीड टू प्ले अकॉर्डिंगली। जदरान की हमने बात की, जदरान इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर, हम पहले भी जदरान के ऊपर बहुत बात कर चुके हैं कि ही कैन ऑन हिज डे take any bowling attack to the cleaners. So अफगानिस्तान की वो टीम है कि on their day you might see them 10 for 3 or 10 for 4, but on good pitches and you know जहाँ पे उनका हो तो their batting can click and also their bowling on most pitches would be successful. मतलब उनके स्पिनर्स की तो सारी बात करते हैं, लेकिन now with फजल हक फारूकी एक लेफ्ट आर्म सीमर जो बॉल को हर जगह मूव करता है वो हो गए, या फिर नवीन उल हक जो एक बहुत एक्सपीरियंस डेथ played a lot of county cricket का एक्सपीरियंस नवीन का। इस साल भी आई थिंक ही वाज इन द नेशनल T20 ब्लास्ट, उसको मैं नेशनल T20 क्यों कह देता हूँ हर दफ़ा। खैर सो ही इज़ प्लेड अ लॉट ऑफ T20 क्रिकेट, नोज हाउ टू बोल एट द डेथ। तो अफगानिस्तान की काफ़ी बेसिस कवर्ड हैं। ऑब्वियसली दे डोंट हैव द सेम एक्सपीरियंस और द सेम यू नो जो पाकिस्तानी या इंडियन प्लेयर्स के लिए आसान है, अगर वो क्रिकेट वहाँ पर नहीं खेल रहे या यू नो समवन इज़ आउट ऑफ फॉर्म, यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द बैकअप जो डोमेस्टिक क्रिकेट रेगुलरली खेलते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटी। सो अफगानिस्तान की वो शायद एक्सपीरियंस जो है वो आएगा ज़्यादा खेलने से, एंड इट इज़ गुड टू सी कि अफगानिस्तान क्रिकेट इज़ फाइनली गेटिंग अ लॉट ऑफ मैचेस अगेंस्ट टॉप टीम्स। फॉर 6-7 years they played a lot of associate nations, and what happened is कि अगर आप राशिद खान की एवरेज देखते हैं कि उसकी बॉलिंग एवरेज को 12 या 13 की है, तो आई मीन अगर टॉप क्वालिटी बैटर से वो खेला नहीं जाता तो सोचेंगे एसोसिएट्स का वो क्या हाल करता होगा। तो आई मीन दोज आर थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन इन अकाउंट कि द मोर दे प्ले अगेंस्ट टॉप टीम्स द बेटर दे विल गेट, एंड दिस इज अ वेरी young Afghanistan team. They will get better and better with time, and in T20 cricket this is their format. In this format I think they will surprise a lot of teams in the next 3-4 years. और इसीलिए जो भी टीम मतलब जो पाकिस्तान इंडिया का जो अगला सितंबर 4 वाला जो मैच है वो जो भी हारेगा दे विल बी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, बिकॉज देन दैट वुड मीन कि one more slip up especially at the hands of Afghanistan and they will miss out on the final. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी फुटबॉल पे बात करेंगे, खास तौर पे पाकिस्तान फुटबॉल पर। तो देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में PFF पर थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन की थी, ख़ास तौर पर वुमेंस टीम पर जो 8 साल बाद एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में फ़ीचर करेगी। हमने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था PFF को, लेकिन जो हमारा मेन फोकस था वो इस बात का था कि जो खिलाड़ी हैं उन्हें उनकी ड्यू हाईलाइट नहीं मिल रही या उन्हें वो ड्यू एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, तो देयर स्टोरी नीड्स टू बी टोल्ड। हमारी जब ये शो हुआ था तो उसके बाद चाहे इत्तेफाक हो चाहे डिलिबरेट हो, उसके बाद से एटलीस्ट इट इज़ हार्टनिंग टू सी कि हमें कम से कम 3 से 4 प्रोफाइल पीसेस इन फीमेल प्लेयर्स पर हमें नज़र ज़रूर आए। सो वे वेरी वेरी ग्रेटफुल टू PFF फॉर सेंस टू फाइनली प्रिवेल, और उन्होंने जब ये एक्सपोजर दिया उसके बाद सिचुएशन ये हुई कि जब हमने अपना शो किया तो हमें बहुत सारे दोस्तों ने रीच आउट किया,
पाकिस्तान के कुछ फुटबॉलर्स ने रीच आउट किया, कुछ जर्नलिस्ट ने रीच आउट किया, जो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि एटलीस्ट इस फोरम पे ये वाली बात उठी है उन्होंने। लेकिन साथ साथ हमें ये भी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि इस बात को सिर्फ इधर ही छोड़ दिया जाए। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू make the PFF and especially the normalization committee accountable for how they run things। और ये वाली बात तब ज़्यादा वाज़े हुई जब ट्यूसडे को एक आर्टिकल, एक न्यूज़ पीस शाया हुआ जो आलम ज़ेब साहब, जो द न्यूज़ के एक बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और मैं बल्कि ये भी कहूँगा कि ये एक ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो फुटबॉल की कोई चीज़ नहीं छोड़, प्रॉबेबली कवर्ड मोर फुटबॉल देन एनीवन। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पाकिस्तान प्रीमियर लीग तब तक नहीं करा सकता जब तक उनके पास अपने अकाउंट्स का एक्सेस ना हो। अब इस खबर में जब मैंने आगे पढ़ा तो कुछ रेड फ्लैग्स रेज हुए। उन्होंने इस खबर में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को काफ़ी लिटिगेशन का सामना है, उनके अकाउंट्स कोर्ट की वजह से इस वक्त एक्सेस उनके पास नहीं है। ये बात अलग है कि वो इन्हीं की एप्लीकेशन पे वाला काम हुआ है, बट दे डू नॉट हैव एक्सेस टू देयर अकाउंट्स। तो फिर सवाल ये पैदा हुआ कि अगर इनके पास एक्सेस नहीं है अपने अकाउंट्स का, तो इस वक्त जो ये टीम जा रही है या जो ऑपरेशंस रन हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं। तो उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि दिस इज बीन डन थ्रू एन ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट। अब ऑब्वियसली जब आप ये सुनते हैं कि ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो रहा है तो सवाल उठता है कि ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या है। तो जब हमने अपने ज़राए से पता किया तो पता चला कि अभी भी फीफा फंडिंग इज कमिंग इन। फिर उसके बाद और सवालात उठे। पहला सवाल तो ये उठा कि अगर ये फीफा फंडिंग आ रही है तो अब ये कौन से अकाउंट में आ रही है, अगर पीएफएफ के अपने अकाउंट्स का इनके पास एक्सेस नहीं है, और अगर ये फंडिंग आ रही है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी या इसका ऑडिट या इसकी क्या सूरत हाल है, उस पर प्लीज़ वाजे करें और हमें बताएं कि क्लैरिफिकेशन दें इस पर। उसके अलावा एक और सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि अगर अदालत में इस वक्त लिटिगेशन चल रही है रिगार्डिंग देयर अकाउंट्स, तो इज़ द कोर्ट प्रिवी या क्या ये डिस्क्लोज हुआ है कि एक ऑल्टरनेटिव अकाउंट के थ्रू यहाँ पर इस वक्त पीएफएफ के ऑपरेशंस रन हो रहे हैं या फंडिंग मैनेज हो रही है। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीएफएफ की तारीख में एक दफ़ा पहले भी ये हो चुका है कि जब पीएफएफ के फंड्स एक साहब के पर्सनल अकाउंट में आए थे। तो इसलिए दैट इज़ द रीज़न वाई दिस रिक्वायर्स अकाउंटेबिलिटी। और इस वक्त मैं अगर ये सवाल रेस कर रहा हूँ तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हमारे दोस्त हैं डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग पीएफएफ के असाम सानी साहब, जिन्होंने पिछली दफ़ा जब हमें बल्कि ये भी कहा था कि यार अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें, जब मैंने उन्हें ये सवाल भेजे और उनसे कहा कि प्लीज़ आप हमें एक फॉर्मल रिप्लाई दे दें, तो उन्होंने पहले तो जवाब नहीं दिया, बट जब मैंने उन्हें बहुत पुश किया तो उन्होंने मुझे कहा कि जो भी आपने सवाल करना है आप नॉर्मलाइजेशन कमेटी से डायरेक्ट ही करें। हमने नॉर्मलाइजेशन कमेटी के एक मेंबर को भी रीच आउट किया जिन्हें कहा जाता है कि वो मीडिया पॉलिसी सारी वो बनाते हैं, क्योंकि आपको मैंने जिस तरह पिछले शो में बताया था कि राइट नाउ देयर इजंट अ मीडिया मैनेजर। जब उनसे बात की तो उन्होंने एक्नॉलेज तो किया कि मेरी ये सवाल है। उन्होंने मुझे कहा कि आपके शो की रिकॉर्डिंग से पहले तक मैं कोशिश करूँगा ऑन माई ओन कि मैं आपको फॉर्मल जवाब दूँ। हमने साथ में ये भी रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली हारून मलिक साहब जो चेयरमैन है नॉर्मलाइजेशन कमेटी के, उनसे कहें कि वो आएँ और हम एक पूरा शो उनके साथ करने को तैयार हैं जिनमें हम सवालात उनके सामने और भी रखने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आपके शो से पहले तक कोई जवाब आएगा। टिल द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस शो वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी आंसर्स। ये बात बहुत मज़ेदार इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे साबिक एम्प्लॉईज़ हैं पीएफएफ के जिनकी 3 महीनों की तनख्वाही नहीं दी हुई पीएफएफ ने, उन्हें तनख्वाह देने के लिए इनके पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव फंड से डे टू डे रनिंग ज़रूर हो। ये और भी एक और बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये अगर फंड ऑपरेट हो रहे हैं तो ये कौन ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि जब पिछले साल बहुत बड़ा वो अशफाक शाह वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस वक्त एक साहब थे जो डायरेक्टर पीएफएफ फाइनेंस थे, अदनान उस सादिक साहब, उनके कंप्यूटर के अंदर से वो ऑडियो लीक्स हुई थी जिसने बहुत बड़ा सवालिया निशान रेस कर दिया था ओवर द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड विद द रनिंग ऑफ पीएफएफ इंक्लूडिंग वन नॉर्मलाइजेशन कमेटी मेंबर। ये वही अदनान सादिक साहब हैं जिनके ऊपर जब सवाल उठा था तो पता चला था कि इन्होंने मुनीर सदाना के टाइम पर जनरल सेक्रेटरी जो उस वक्त पहले होती थी, उन्होंने जो हमजा खान पे केस किया था उसके लॉयर के पैसे भी पीएफएफ ने यहाँ से अप्रूव करके दिए थे, उनके पर्सनल अखराजात भी इन्होंने अप्रूव किए थे।
These are allegations, yes I know, but they need to come and clarify this. कि how come after that revelation, जब वो इनकशाफात आए थे कि ये इन्वॉल्व थे और इन्होंने नॉर्मलाइजेशन कमेटी को मिसगाइड करने की कोशिश की थी या उसे उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को ख़राब करने की कोशिश की थी, तो हाउ कम देयर वाज नो इन्वेस्टिगेशन ओवर हिम? पता ये चला कि ना सिर्फ अदनान उस सादिक इन्वॉल्व रहे पीएफएफ के साथ, बल्कि पीएफएफ उन्हें एफएमसी और एफएमडी जो उनके फुटबॉल मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास होते हैं उनके लिए भी नॉमिनेट करते रहे, और अब वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो एएफसी को ज्वाइन करेंगे, तो वो उन्हें इस तरीके से नवाजा गया। द रीज़न वाई आई एम आस्किंग दीज क्वेश्चंस, क्योंकि हमें काफ़ी दोस्तों ने ये भी कहा कि आप सवाल इस वक्त क्यों रेस कर रहे हैं, फुटबॉल की बहाली हो गई है। तो मैंने कहा मैं आपको इसलिए बता दूं, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वन ऑफ द मेजर इश्यूज़ जो पाकिस्तान फुटबॉल को फेस करना पड़ा है वो ये करना पड़ा है कि लोगों ने अपने प्रमोशन के लिए या अपने आप की अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस के लिए अमूमन फुटबॉल का लॉन्ग टर्म नहीं सोचा। They have never been transparent with FIFA or AFC in the past. The reason why this needs to happen now is because there needs to be transparency. There needs to be accountability. हम इस शो में एक बार फिर हारून मलिक साहब से गुजारिश करते हैं कि आप प्लीज़ हमें टाइम दें. We'd like to have you along with a couple of journalists. I will happily moderate any debate there is there, but please आप इस पे clarifications ज़रूर दें, क्योंकि आपने एक दफ़ा पहले भी क्लेम किया था कि फीफा 5 साल के लिए पाकिस्तान को बैन करने लगा था, और आपकी वजह से वो बैन 5 साल का नहीं हुआ. जब हमने फीफा और एएफसी से बात की तो उन्होंने कहा दैट वाज नेवर इवन ऑन द टेबल. सो आई थिंक इट इज़ राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर इज़ सम ट्रांसपेरेंसी एंड देयर इज़ सम ट्रूथ कमिंग इन. लेते हैं शॉर्ट ब्रेक. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके ट्वीट्स पे बात करेंगे. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़. अब हम चलेंगे आपके ट्वीट्स की तरफ, लेकिन आपके ट्वीट्स पे जाने से पहले मैं इस बात पे आई एम फुली कॉन्शियस एंड अवेयर कि प्रीमियर लीग में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ डिस्कस करने वाली बात है. हालैंड कोई चीट कोड लगाकर रोज़ 12-12 गोल मार देते हैं, चेल्सी रोज़ 12-12 गोल खा लेती है, और लिवरपूल पता नहीं कैसे एंड पर कोई ना कोई मैच बचा लेता है. बट वी विल ट्राई कि एक दफ़ा जब थोड़ा सा ये एशिया कप सेटल डाउन होगा तो वी विल टॉक अ लॉट मोर ऑन यूरोपियन एंड इंटरनेशनल फुटबॉल. चलते हैं जी आपके ट्वीट्स की तरफ. फुटबॉल में हो रहा है ना, वो सब पॉगबा का विच डॉक्टर करवा रहा है, और वो मैं पॉगबा पे भी एंड पर जरूर आपको अपडेट जरूर दे दूंगा. लेकिन लेट्स गो एंड लेट्स लुक एट द ट्वीट्स. आप सबके में ट्वीट्स आए. सबसे पहले तो वी विल स्टार्ट ऑफ बाय कांग्रेचुलेटिंग दिस यंग taekwondo star from Pakistan, Aisha Ayaz, जो गोल्ड मेडल जीती हैं इंटरनेशनल taekwondo चैम्पियनशिप में. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड पीपल, क्योंकि उन्होंने ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कवरेज करनी शुरू की हुई है. एंड हैट्स ऑफ टू देम. बट कांग्रेचुलेशन, एटलीस्ट समवन इज कवरिंग इट ऑन डिजिटल, क्योंकि वो कह नहीं सकते ना, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को वो टैग नहीं कर सकते. बट सीरियसली आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. हमारी दुआएं हैं कि आप पाकिस्तान के लिए इसी तरह और एजाज़ात. अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं जी. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट ट्वीट. हमारा अगला ट्वीट स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा सवाल आपके काफ़ी ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी एड्रेस कर दिए, लेकिन करते हैं. अनस सजाद पूछ रहे हैं आपके ख्याल में हसन अली को हांगकांग के खिलाफ खिलाना चाहिए? हसन अली काफ़ी तजर्बाकार बॉलर हैं, और अगर हसन अली टीम में आएंगे तो क्या इंडिया के खिलाफ टॉप बॉलिंग करने वाले नसीम शाह या फिर शाहनवाज धानी या हारिस रऊफ की जगह टीम में आ सकते हैं? और क्या हैदर अली खुशदिल शाह से बेहतर चॉइस नहीं? पहले तो क्या बहुत जल्दी उर्दू पढ़ लिया. अच्छा नहीं, लेकिन चले. रेहान, आई थिंक इसका मैं पहले भी आंसर कर चुका हूँ. आपके जो पाकिस्तान के बॉलिंग रिसोर्सेज हैं वो अगर आपने हसन को रेस्ट करवाया था तो उस रेस्ट की क्या वजह थी? अगर वो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं रेस्ट, द रीज़न ही वाज ब्रॉट इनटू द स्क्वाड इज के वसीम जूनियर गॉट इंजर्ड. अगर आपने करंट लाइनअप के अंदर किसी को इंजरी नहीं है, किसी को रेस्ट नहीं देना, तो मे बी शाहनवाज धानी को अगर 2 मैचेस इन अ रो दे दें. एंड दिस गोज फॉर एवरी प्लेयर. If you want to bring in Hassan, then Hassan has to continue. If Dhani is playing, then Dhani has to continue. So basically you need to see how the rest of the tournament is going on. ठीक हो गया. अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी.
हाँ वैसे उन्होंने हैदर अली की भी बात की थी, हैदर अली पे हमने काफ़ी ज़्यादा किया, लेकिन ये जो हैदर अली वर्सेस खुशदिल डिबेट शुरू हो जाती है ना, वो मैं ज़रा थोड़ा सा आई डोंट थिंक दैट्स अ फेयर डिबेट, बिकॉज खुशदिल का रोल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट और हैदर अली का वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट। जुनेद जावेद वो पूछ रहे हैं, लोग बात करें लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की और सिर्फ इस वक्त मीर हमजा का नाम सामने आ रहा है, वेयर इज़ उस्मान शिनवारी, ही इज़ नोवेयर टू बी सीन। वैसे जुनेद मैंने कल देखा था नेशनल T20 में उस्मान शिनवारी बॉलिंग कर रहे थे और मैं एक जेन्युइनली कंसर्न हुआ था एज एन आउटसाइडर, बिकॉज आपको क्लियरली नज़र आ रहा था कि शिनवारी अभी भी फिट नहीं है, ही वॉज स्ट्रगलिंग टू रन इन उनका। बल्कि मैं एक ज़्यादा जिस चीज़ पे चौंका था वो इस बात पे चौंका था कि शिनवारी का एक्शन भी वो नहीं लग रहा था जो उस्मान खान शिनवारी का एक्चुअल एक्शन होता है। So injuries he's had from the start of his career, it's very unfortunate. और वो एक ऐसा खिलाड़ी था जिसका अगेन सीलिंग वाज वेरी वेरी हाई। तो शिनवारी की तो ये सिचुएशन है। कोई और लेफ्ट आर्म सीमर पाकिस्तान में? आपने मीर हमजा की बात की, यस मीर हमजा has been in top form even in white ball cricket lately. रोमान रईस नेशनल T20 कप में आप उनको इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनकी फैमिली में एक डेथ हो गई है, तो यू नो आई बिलीव हफ्ते की उन्होंने ब्रेक। यस, तो उसके अलावा अगेन हम बात कर चुके हैं कि नई बॉल के लिए आकिफ हो सकते हैं, लेकिन आकिफ का जो मिडिल ऑर्डर और डेथ ओवर्स में उनकी नहीं सेम वो नहीं रहती। तो लेफ्ट और आकिफ इस वक्त स्ट्रगल करें, आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर हैंडल करना भी स्ट्रगल करें जो नज़र आ रहा है। दूसरा, आप लेफ्ट आर्मर्स पाकिस्तान में अगर आप पास में चले जाएं, स्टिल अवेलेबल वुड बी समवन लाइक वहाब, आमिर इज आल्सो प्लेइंग क्रिकेट। तो लेफ्ट आर्मर्स इन क्वांटिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, एज इन इट्स नॉट लाइक देयर इज ओनली वन। सो राइट नाउ यू हैव टू सी के लेफ्ट आर्म राइट आर्म से ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर, जिस तरह आपने एक बहुत अच्छी बात की थी कि अगर राइट आर्मर वही एंगल से या वही चीज़ कर रहा है जो लेफ्ट आर्मर करता है, इट्स मोर अबाउट व्हाट द एंड रिजल्ट ऑफ द बॉल इज़ गोइंग टू बी। सिमिलरली मैंने ज़मान खान की बात कर चुका हूँ कि ज़मान खान एक बहुत डिफरेंट एंगल प्रोवाइड करते हैं, शाहनवाज हानी एक बहुत डिफरेंट एंगल है, नसीम एक बहुत डिफरेंट एंगल है। सो इट्स नॉट नेसेसरीली कि आपको एक ज़रूरी हो वो, येस इट इज़ अ ग्रेट एडवांटेज having someone like a Shaheen or a Mitchell Starc or a Trent Bolt in your team, but if you don't have that, then you go with the best possible options. और वो नसीम शाह ने हमें बल्कि एक प्रैक्टिकल करके दिखाया था इंडिया के खिलाफ कि कैसे मैचअप्स एक्सप्लॉइट हो सकते हैं इवन व्हेन इट इज़ मोर इन फेवर ऑफ लेफ्ट आर्म सीम, एज लॉन्ग एज आपको पता हो कि वो स्किल सेट रिक्वायर्ड क्या है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। लेट्स हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द screen, sorry, corrupt lungs, Allah khair kare. Since Rehan has worked with both Ahmad, Fahim and Amir Yamin, who does he rate more? What are their individual USPs? Who should be on that flight to Australia? ये मैं रेहान जवाब नहीं देंगे, लेकिन फ़हीम एक जवाब उनके लिए बड़ा यहाँ पर ऑब्वियस है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रेहान वैसे ये अपॉर्चुनिटी लूँगा टू एक्सप्लेन कि ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट किस्म के ऑलराउंडर्स हैं। या मैं हमेशा आमिर यामीन इज़ मोर इफेक्टिव विद द बॉल इन दी पावर प्ले, जबकि ही इज़ अ मोर रिलायबल बैटर देन दी अदर टू। करेक्ट? या एंड आई आल्सो थिंक कि अगर आप मैं इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मेरी जो टीम है उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इज फहीम अशरफ। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज आवर सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, स्कोर्स रन्स व्हेन इस्लामाबाद नीड्स इट। तो ऑब्वियसली जो मेरी टीम के लिए कर रहा है मुझे वो लगेगा। लेकिन आमिर यामीन, आई हैव ऑलवेज रेटेड आमिर यामीन एज अ हाई क्वालिटी हिटर मोर देन हिज बॉलिंग। आई थिंक वो एक हिटिंग के लिए यूटिलाइज हो सकते हैं। सेकेंडली आमिर यामीन इज अ न्यू बॉल बॉलर। लेकिन आमिर यामीन ऑल्सो रिक्वायर्स कुछ बॉलें खेल के फिर वो हिटिंग वाला काम ये दुनिया में कोई प्लेयर नहीं है। नहीं मतलब अमाद भट्ट का बंदा कह सकता है कि चलो अमाद भट्ट उस किस्म का प्रोग्राम प्लेयर है कि 2 बॉलें खेलकर वो शुरू हो जाए। या एंड द थिंग हियर इज कि ऑलराउंडर की अगर आपने बात की तो अगर अमाद भट्ट हो या आमिर यामीन हो या दोनों को जो है थोड़ी सी, आमिर यामीन जब भी पाकिस्तान टीम की कंटेंशन में आए वो आए हैं तो 1 मैच खेलें, 2 मैच खेलें, कितनी इनिंग्स खेलें ना रो या कितना उनको टाइम मिला है। सो आई फील मैं किसी एक प्लेयर को नहीं कह रहा। आप इट्स वेरी अनफेयर कि आप आमिर यामीन या किसी को लेकर आते हैं उसके बाद आप 2 मैचों बाद कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही नहीं खेल सकता। My point here is I'm not saying any one of them is as good as let's say someone like Stokes or anyone, but प्लीज़ जाकर एक दफ़ा स्टोक्स के पहले 20 मैच निकाल कर देखें कि उसकी क्या बॉलिंग थी और क्या बैटिंग थी। द रीज़न यू डेवलप ऑलराउंडर्स और मिडल ऑर्डर बैटर्स और मैच विनर्स और हिटर्स इज़ बिकॉज दे गेट अ लॉट ऑफ टाइम। इट डज़ नॉट हैपन ओवरनाइट, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। अच्छा, एक और खिलाड़ी और भी हैं हुसैन तलत, लेकिन वो बहुत डिफरेंट है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो बेसिकली ये जो सारे आपके पास इस वक्त पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं इन बिल्कुल डिफरेंट नौइयत के हैं, तो उन पर कॉन्वर्सेशन का भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा डिटेल में ब्रेक डाउन दें। एक और ट्वीट को जी स्क्रीन पर लेते हैं एंड देन लेट्स गेट रेहान रिएक्शन टू दैट।
Imran Afzal, do you think Naseem Shah is mentally weak or he is little bit sensitive? Like he started crying when he was going back to pavilion because cramps are common to fast bowlers. अच्छा इमरान, I think जो ये वाली बात है ना थोड़ी सी उसके अंदर ये मैं स्क्रीन पर इसलिए भी लाया हूँ सवाल क्योंकि ये फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न मैंने ये तनकीद फ्रॉम विद इन पाकिस्तानी क्रिकेट सर्कल में जो आई थिंक विच इज़ वेरी अनफेयर, क्योंकि मैं तो बल्कि नसीम शाह की मेंटल फोर्टिट्यूड को सलाम करता हूँ कि उन्होंने वो न्यूजीलैंड बैठे हुए थे, आइसोलेशन में बैठे हुए थे व्हेन ही हर्ड प्रॉब्ली द वर्स्ट न्यूज़ ऑफ हिज लाइफ, और उसके बाद से जिस तरह वो उन्होंने कमबैक किया है, पाकिस्तान ने उन्होंने टेस्ट में रगड़ा दे देकर एकदम से ओवरनाइट ड्रॉप करके जिस तरीके से वो वापस आए, एंड क्रेडिट टू द पीपल दैट ही हैज़ अराउंड हिम। मैं तो बल्कि समझता हूँ कि नसीम शाह मेंटली एक बड़े स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी रहे हैं। ये जो रोने वाली बात है ना, मैं आपको ये बताता चलूँ कि द मोस्ट मेंटली टफ स्पोर्ट्स पीपल इन द वर्ल्ड, ऑल ऑफ देम क्राई, ठीक है। अगर आप फुटबॉल की बात करें, चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल था यूवेंटस वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, विद मैनचेस्टर यूनाइटेड वन, रॉय कीन वाज मैन ऑफ द मैच, ही गॉट अ येलो कार्ड। उसने मैच तो पूरा किया, उसके बाद इट्स हिज ओन इंटरव्यू दैट ही ऑलमोस्ट स्टार्टेड क्राइंग, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर स्पोर्ट्स। पॉल गैस्कोइन की वीडियोस निकाल के देख लें। I mean, crying, if you are a sportsman and you are an athlete playing at this level, you want to do well, you have given it your all. So अगर आपको कुछ ऐसा हो तो जो भी लोग ये क्लेम करते हैं कि जी रोने से या ये करने से मेंटल टफनेस नहीं होती, स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक ली टू प्रोटेक्ट हिज मेंटल हेल्थ। Does that mean he's mentally weak? No, he came back and see how he's doing now. और बल्कि mental health is an act, like we need to discuss mental Yeah, health it's more just- openly। हमारी सोसाइटी में उसे डिस्कस नहीं किया जाता, खास तौर पर यार लड़कों फैंस पे। अगर मैच देख के टीवी तोड़ सकते हैं और रो सकते हैं और गालियां दे सकते तो हैं, एक जो ऐसा खेल रहा है, खिलाड़ी जो खेल रहा जिसने है, पूरी जान मारी है, उसे क्रैम्प, और वो बच्चा है उसे सही भी नहीं पता कि पता नहीं क्रैम्प है कि हैमस्ट्रिंग पुल हुई है, क्या हुई है पता नहीं, मैं लंबे टाइम के लिए आउट हो जाऊँ। सो आई मीन इट्स परफेक्टली justifiable and I have also seen the most mentally tough cricketers in our circle. Yes. And I won't name them, crying, of course. but that does not mean they're not mentally tough. Yeah. Ryan, thank you so much for your time, thank you so much for your feedback। ये था जी हमारा शो, आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए हैदर अज़हर को इजाज़त दें। आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लॉन्च प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़। खुदा हाफिज़।